पिछले भाग में आपने देखा कि सभी ट्रिप पर जाने का डिस्कशन कर रहे हैं और कविता को वेलिमाला अपनी दादी के गांव जाने का आइडिया आया और सभी वेलिमाला के लिए निकल पड़े। अब आगे। शाम ढल चुकी थी। सूरज पहाड़ियों के पीछे कहीं खो गया था। सड़क के दोनों ओर खड़े विशाल पेड़ अंधेरे में काली परछाइयों जैसे दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ इतना घना कोहरा फैला हुआ था कि कार की हेडलाइट भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक पहुंच पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क नहीं बल्कि कोई सफेद धुंध उन्हें अपने भीतर निगल रही हो। आर्यन बड़ी सावधानी से कार चला रहा था। उसकी आंखें लगातार सड़क पर टिकी हुई थी। तुम कार इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? अरे देख नहीं रही कोहरा कितना ज्यादा है, आगे का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। पीछे बैठा राहुल खिड़की से बाहर झांकने लगा, लेकिन उसे भी कोहरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, लगता है वेलिमाला पहुंचते पहुंचते रात ही हो जाएगी। लेकिन इतनी रात में हम ठहरेंगे कहाँ? क्या कोई दरवाजा खोलेगा? कविता मुस्कुरा दी। उसने अपना मोबाइल निकाला। कुछ देर स्क्रीन पर खोजने के बाद उसने एक तस्वीर खोल ली। वो तस्वीर राघव की थी। इसका नाम राघव है। आने से पहले मैंने वेलिमाला के एक फॉरेस्ट ऑफिसर से बात की थी। उसी ने इसकी तस्वीर भेजी है। ये हमारा इंतजार कर रहा होगा। राहुल और प्रीति ने राहत की सांस ली। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए गहरी सांस छोड़ी। हाँ, थैंक गॉड। मैं यही सोच रहा था। तुमने मेरी आधी परेशानी दूर कर दी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। कई घंटे की यात्रा के बाद कार आखिरकार वेलिमाला पहुंची गई। गांव अजीब तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ बिजली नहीं थी, लेकिन लगभग हर घर के बाहर लटकती लालटेनों की पीली रोशनी अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। कोहरा अब भी पूरे गांव में रेंग रहा था और ठंडी हवा किसी अनजान खतरे की चेतावनी जैसी महसूस हो रही थी। गांव के बीच खड़ा एक आदमी लालटेन पकड़े उनका इंतजार कर रहा था। वो राघव था। चारों कार से बाहर निकले। राघव ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने कविता की तस्वीर से उसका चेहरा मिलाया, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रहा था। मुझे लगा था कि आप लोग शाम तक पहुंच जाएंगे। आने में इतनी देर कैसे हो गई? वो कोहरा बहुत ही ज्यादा था, आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए पूरी यात्रा धीरे धीरे ही करनी पड़ी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको घर ले चलता हूं। इतना कहकर वो लालटेन उठाकर आगे चल पड़ा और चारों उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वे राघव के घर पहुंचे। वो गांव के बाकी घरों से बड़ा था। लाल मिट्टी की दीवारें, ऊपर ढलवा टाइलों की छत, बीच में खुला आंगन, लकड़ी के मोटे खंभे और चारों तरफ फैले कई कमरे। घर पुराना जरूर था, लेकिन उसकी बनावट बता रही थी कि कभी ये गांव के सबसे समृद्ध घरों में से एक रहा होगा। तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। हाँ, मेरे बाप दादा बहुत धनवान थे। उनके पास गांव में बहुत जमीन थी। तो क्या अब तुम्हारे पास खेत नहीं है? अरे नहीं साहब, मेरे बाप दादा जितने धनवान थे उतने ही फिजूल खर्ची भी थे। धीरे धीरे सब कुछ बिक गया, कर्ज बढ़ता गया और खेत भी चले गए। राघव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरे हिस्से में बस यही घर आया। अब आप जैसे कुछ पर्यटक आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत आमदनी हो ही जाती है। तभी अंदर से एक महिला बाहर आई। उसका नाम पार्वती था। वो राघव की पत्नी थी। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने खाना तैयार कर दिया है। लंबे सफर के बाद ये बात सुनकर सभी खुश हो गए। कुछ देर बाद वे सब भोजन के लिए रसोई घर में पहुंचे। रसोई बिल्कुल गांव जैसी थी। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। उसमें जलती लकड़ियों की रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। पार्वती गरम गरम रोटियां बना रही थी और रसोई में देसी खाने की खुशबू फैली हुई थी। चारों जमीन पर बैठ गए। राघव ने सबके सामने खाना परोस दिया। वाह, इतने लंबे सफर के बाद खाना खाने का मजा ही कुछ और है। और अगर खाना गांव के माहौल में खाया जाए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है।
सभी मुस्कुरा दिए, लेकिन राघव चुप बैठा रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर राघव ने धीरे से कविता की तरफ देखा। कविता जी, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो? हाँ, पूछो। इतनी सारी जगहें हैं घूमने के लिए, आपने वेली माला ही क्यों चुना? कविता मुस्कुरा दी। क्योंकि इस जगह से मेरा खास लगाव है। मेरी दादी यही रहती थी। राघव का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें अनायास अपनी पत्नी की तरफ उठ गई। पार्वती के हाथों की हरकत भी रुक गई। वो धीरे धीरे कविता को देखने लगी। तुम्हारी दादी का क्या नाम था? कल्याणी। और अगले पल राघव और पार्वती दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। ठंडी रात के बावजूद उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। कुछ सेकंड तक रसोई में कोई नहीं बोला। सिर्फ चूल्हे में जलती लकड़ियों की आवाज सुनाई देती रही। लेकिन राघव और पार्वती ने अपने डर को छिपा लिया और जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसे बर्ताव करने लगे। रात और गहरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। राघव ने कविता और आर्यन को एक कमरा दिया, जबकि राहुल और प्रीति को अलग अलग कमरे दिए गए। कुछ ही देर में पूरा घर शांत हो गया। आधी रात होने वाली थी। राघव अपने कमरे में आया। पार्वती पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुमने सुना उसने क्या कहा? कल्याणी। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर चारपाई पर बैठ गया। हाँ, सुना। क्या ये वही कल्याणी हो सकती है? राघव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। अरे धीरे बोलो, और इस बात का जिक्र मुखिया के सामने बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर वो न जाने क्या क्या सोचने बैठ जाएगा। मुझसे एक वचन दो, तुम उन लोगों को जंगल नहीं ले जाओगे? राघव झुंझला गया। अरे हाँ हाँ, क्यों दिमाग खा रही हो? नहीं ले जाऊंगा, बस आसपास घुमा दूंगा, 1-2 दिन में चले जाएंगे। उसने करवट बदली। बड़ी मुश्किल से ग्राहक आए हैं। ऐसा कोई काम मत करना कि वे भाग जाएं। लोग सलाह तो बहुत देते हैं, लेकिन पैसे कोई नहीं देता। इतना कहकर राघव ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसकी सांसें सामान्य हो गई, लेकिन पार्वती की आंखों में नींद नहीं थी। वो अंधेरे में बैठी रही, क्योंकि उसके मन में बार बार एक ही नाम गूंज रहा था, कल्याणी। और उसी समय गांव से दूर जंगल के भीतर कोहरे के बीच किसी बूढ़ी औरत की काली आंखें धीरे धीरे खुली, जैसे उसे भी पता चल चुका हो कि कल्याणी के खून का कोई सालों बाद वेली माला लौट आया है। रात जैसे तैसे बीत गई थी, लेकिन वेली माला की सुबह भी किसी सामान्य गांव की सुबह जैसी नहीं थी। पहाड़ियों के बीच फैला कोहरा अभी तक जमीन से चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने गांव को पूरी तरह छोड़ा ही न हो। कविता की आंख अचानक से खुल गई। उसने करवट लेकर देखा। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। आर्यन, उठो, सुबह हो गई। आर्यन ने उन्नीदी आंखों से मोबाइल देखा। स्क्रीन पर सुबह के 6 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया हूं, अभी मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये कहकर वो फिर से चादर ओढ़कर सो गया। कविता मुस्कुरा दी, फिर कमरे से बाहर निकल आई। कविता राहुल और प्रीति के कमरों तक गई। उसने दरवाजे खटखटाए, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर अभी भी नींद में डूबा हुआ हो। कविता बाहर आ गई। घर के सामने राघव खड़ा था। उसके हाथ में चाय का पीतल का बर्तन था, लेकिन उसके चेहरे पर रात वाली बेचैनी अब भी मौजूद थी। लगता है आप जल्दी उठ जाती हैं। हाँ, वैसे हम लोग थोड़ी देर बाद जंगल की तरफ जाने वाले हैं। क्या तुम हमें जंगल घुमाने नहीं ले चलोगे? ये सुनते ही राघव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आज शायद नहीं। जंगल के उस हिस्से में रात की बारिश के बाद रास्ते खराब हो गए हैं। 1-2 दिन रुक जाइए, फिर देखेंगे। कविता को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मैं तब तक थोड़ा टहल कर आती हूँ। ठीक है कविता जी, लेकिन ज्यादा दूर मत जाइएगा।
आप लौट कर आइए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाता हूं। राघव की आवाज में छिपी घबराहट कविता नहीं समझ पाई। कविता गांव की गलियों में निकल पड़ी। सुबह के बावजूद पूरे गांव में अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। कुछ घरों के बाहर लोग खड़े थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं कर रहा था। सभी की निगाहें कविता का पीछा कर रही थी, ठंडी, खामोश और असामान्य। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के लोग उसे नहीं, बल्कि उसके भीतर किसी और को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखकर अपने माथे पर हाथ रख लिया। एक आदमी ने तुरंत अपना दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कविता इन सब बातों को नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे गांव पीछे छूट गया। अब उसके सामने केवल पहाड़ थे, पेड़ थे और कोहरा था। सुबह की धूप जंगल के भीतर पहुंच ही नहीं पा रही थी। ऊपर फैली शाखाएं आसमान को निगल चुकी थी। जंगल इतना सुंदर था कि कोई भी उसमें खो जाए, और शायद यही उसकी सबसे खतरनाक बात थी। कविता चलते चलते उसकी सुंदरता में कहीं खो गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो गांव से बहुत दूर निकल चुकी है। हवा अचानक ठंडी होने लगी। पेड़ों के बीच फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगी, लेकिन जंगल में हवा नहीं चल रही थी। फिर फुसफुसा कौन रहा था? कहीं दूर कोई औरत धीमे धीमे हंसी। कविता रुक गई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। काफी देर तक भटकने के बाद कविता के कदम थकने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ कोहरा, सिर्फ पेड़, सिर्फ अंधेरा। अब मुझे वापस चलना चाहिए। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। कविता का पूरा शरीर सिहर उठा। वो तेजी से पीछे मुड़ी और अगले पल उसकी सांसें रुक गई। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। नहीं, वो लड़की नहीं थी, वो कविता थी। उसी का चेहरा, उसी की आंखें, उसी की मुस्कान, उसी की शक्ल, जैसे किसी ने उसके सामने उसका दूसरा रूप खड़ा कर दिया हो। तुम कौन हो? वो हम शक्ल मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वो मुस्कान किसी भूखी चीज की थी। तो आखिरकार तुम आ ही गई। मैं जानती थी कल्याणी की पोती एक दिन जरूर लौटेगी। ये सुनकर कविता का खून जम गया। तुम मेरी दादी को कैसे जानती हो? लेकिन जवाब देने की बजाय उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा काली पड़ने लगी, आंखें धंसने लगी, होंठ फटने लगे। कुछ ही सेकंड में उसके सामने खड़ी लड़की गायब हो चुकी थी। अब वहां एक भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद रंग, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति की आंखों में सफेद कांच जड़ दिया हो। उसके होंठों पर सड़ी हुई मुस्कान थी और चेहरे पर सदियों पुरानी नफरत। वो धीरे धीरे कविता की तरफ बढ़ी। तुम बिल्कुल अपनी दादी जैसी ही दिखती हो, बिल्कुल वैसी ही हो। कविता के मुंह से चीख निकल गई। वो पूरी ताकत से भागी, पेड़ों से टकराई, पत्थरों पर फिसली, लेकिन रुकी नहीं। और तभी कोहरे के बीच उसे कुछ दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच एक मंदिर खड़ा था, लेकिन वो किसी भगवान का मंदिर नहीं लगता था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। कई जगहों पर पत्थर टूट चुके थे। मंदिर के ऊपर उगी जड़ों ने उसे ऐसे जकड़ रखा था जैसे कोई विशाल अजगर अपने शिकार को लपेटे बैठा हो। मुख्य द्वार आधा खुला था और उसके भीतर घना अंधेरा भरा हुआ था। मंदिर के सामने रखी पत्थर की मूर्तियों के चेहरे टूटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी आंखें और मुंह नष्ट कर दिए हों। लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और ही थी। मंदिर के चारों ओर एक भी पक्षी नहीं था, एक भी कीड़ा नहीं था, एक भी आवाज नहीं थी। जंगल के बीच खड़ा वो मंदिर मृत लग रहा था।
और फिर भी कविता को साफ महसूस हुआ कि मंदिर के भीतर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कोहरे के बीच पीछे कहीं फिर से वही बूढ़ी औरत हंसी, और इस बार उसकी हंसी पहले से ज्यादा पास सुनाई दी। कोहरे के भीतर गूंजती वो हंसी अचानक और करीब आ गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के ठीक पास खड़ा होकर हंसा हो। कविता का दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पीछे देखा और उसकी चीख लगभग निकल ही गई। उसकी हमशक्ल उसके ठीक पीछे खड़ी थी, बिना पलक झपकाए, बिना सांस लिए, बिना हिले, सिर्फ उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे सदियों पुरानी किसी कब्र का अंधेरा उनमें भर दिया गया हो। तुम कौन हो? लेकिन जवाब देने से पहले ही अचानक मौसम बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए। जंगल पूरा अंधकार में डूब गया, जैसे किसी ने सूरज को निगल लिया हो। कुछ ही सेकंड में दिन रात में बदल गया। धड़ाम, आसमान में बिजली कड़की और उसी क्षण वो हमशक्ल गायब हो गई। कविता के पैरों तले जमीन कांपती महसूस हुई। उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अचानक एक भयंकर तूफान उठा। पेड़ पागलों की तरह झूमने लगे। हवा की आवाज किसी हजारों चीखते लोगों जैसी सुनाई दे रही थी। कविता को लगा अगला झोंका उसे हवा में उठा ले जाएगा। वो पूरी ताकत से भागी और मंदिर का भारी दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस गई। मंदिर के भीतर ऐसा अंधेरा था जो आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस हो रहा था, जैसे वर्षों से किसी जीवित इंसान ने यहाँ कदम न रखा हो। कविता धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी उसकी नजर सामने रखी एक विशाल मूर्ति पर पड़ी। अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। वो मूर्ति किसी देवी की नहीं थी, वो एक भयानक बूढ़ी औरत की मूर्ति थी। उसके लंबे नुकीले दांत थे, हड्डियों जैसे पतले हाथ थे और आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे अभी जीवित होकर खुल जाएंगी। मूर्ति के चेहरे पर जमी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। कविता धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसका शरीर डर के मारे जड़ हो गया। वही बूढ़ी औरत, वही सफेद आंखें, वही पीले सड़े हुए दांत। उसकी सांसों से निकलती दुर्गंध मंदिर की हवा में फैल गई। वो कविता को देखकर हंस रही थी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लगती थी। कविता ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और मंदिर से बाहर भागी। लेकिन इस बार बूढ़ी औरत हंसी नहीं, उसका चेहरा अचानक क्रोध से विकृत हो गया। अगले ही पल वह जमीन पर झुक गई। उसने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर टिका दिए और फिर वो किसी जंगली जानवर की तरह दौड़ने लगी। उसकी रफ्तार इंसान से कई गुना ज्यादा थी। कविता पीछे मुड़ी और ये दृश्य देखकर उसकी आत्मा तक कांप गई। वो चीज उसके पीछे नहीं दौड़ रही थी, वो उसका शिकार कर रही थी। बचाओ! कोई बचाओ! लेकिन जंगल में सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक वो बूढ़ी औरत हवा में उछली और कविता की पीठ पर आ गिरी। कविता मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही बूढ़ी औरत उसकी छाती पर चढ़ बैठी। कविता की सांसें टूटने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कौन हो तुम? उसी क्षण तूफान रुक गया। जंगल फिर से शांत हो गया, इतना शांत जैसे कुछ हुआ ही न हो। बूढ़ी औरत उसे घूरती रही। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? बूढ़ी औरत पहले मुस्कुराई, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी भारी आवाज जंगल में गूंज उठी। पेची! ये नाम सुनते ही जंगल जैसे कांप उठा। तुझे यहाँ तक आना ही होगा। तू ही है जो मुझे आजाद करा सकती है। अब तू वापस नहीं जा सकती।
तुझे आना होगा, तुझे आना होगा। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। कविता को लगा पूरा जंगल उसके चारों ओर घूम रहा है। अचानक किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। कविता, कविता होश में आओ, कविता। सारी दुनिया धुंधली होने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल कविता हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो अपने बिस्तर पर थी। सामने आर्यन खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अरे तुम्हें क्या हो गया था? तुम सोते हुए लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं तुम्हें जगा रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरी आवाज सुन ही नहीं पा रही हो। कविता ने अपने माथे को छुआ। कड़ाके की ठंड के बावजूद उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। मतलब मैं सपना देख रही थी। मुझे तो यही लगता है, लेकिन ऐसा सपना भी कैसा कि पति जगाता रहे और तुम्हें सुनाई न दे। आर्यन ने घड़ी देखी। सुबह के 6 बज गए। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। राहुल और प्रीति को भी उठा देता हूँ, फिर हम कहीं घूमने निकलेंगे। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। कविता चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। उसका दिल अभी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो सपना सिर्फ सपना नहीं लग रहा था। उसे अब भी उस बूढ़ी औरत की दुर्गंध महसूस हो रही थी। उसे अब भी अपनी छाती पर किसी के बैठने का भार महसूस हो रहा था। और सबसे डरावनी बात, जब उसने अनजाने में अपने कंधे को छुआ तो वहां 5 काले निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। अगर वो सपना था तो उसके शरीर पर ये निशान कैसे आए? और पेची ने उसे ही क्यों चुना? कौन है ये पेची? क्या पेची वास्तव में आजाद होना चाहती थी? और अगर वो सचमुच आजाद हो गई है तो क्या सिर्फ कविता खतरे में होगी या पूरा वेलिमाला? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कहानी के अगले भाग में भी।